युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 27। 5 मिनट के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर गेट के पास आकर रुका। अमन नैना की तरफ देख कर कहा, गो फास्ट, जाओ जल्दी और जल्दी फाइल लेकर आना। नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। अपने डेस्क से जल्दी से उठ खड़ी हो गई और जल्दबाजी में अपना मोबाइल बिना ही भूलकर कार में जाकर बैठ गई। लगभग 20 मिनट के बाद जब उनका कार मेहता बंगलो पहुंच गया, नैना कार में से बाहर निकली और वॉचमैन ड्राइवर को पहचानता था, जिसके वजह से नैना को अंदर जाने दिया। यह बंगला काफ़ी बड़ा था। जब नैना ने अंदर कदम रखा, उसने आज पहली बार इतना बड़ा घर देखी थी। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर चल रही थी। तभी एक सर्वेंट ने नैना को अंदर आता देख उससे पूछा, मैडम कहिए आपको किससे मिलना है? नैना ने कहा, मुझे ऑफिस के अमन सर ने भेजा है फाइल ले जाने के लिए। सर्वेंट ने कहा, ठीक है, आप सोफे पे बैठ जाइए, मैं सर को बता कर आता हूँ। सर वर्ड सुन नैना थोड़ी घबराने लगी। उसे लगा हो ना हो रेहान जरूर घर पर ही होगा, इसलिए वह सोफे पर बैठ नहीं रही थी। किचन में से एक सर्वेंट हाथ में कॉफ़ी लेकर आते हुए नैना से कहा, मैडम आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगी? नैना खुद के लिए इतनी खातिरदारी देख उसे अच्छा तो लग रहा था, पर अंदर ही अंदर रेहान से कहीं ज़्यादा डर। नैना ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फाइल अर्जेंट ऑफिस लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। नारायण जी ने उनका पुराना सर्वेंट कदम अंदर आते हुए कहा, साहब ऑफिस से कोई लड़की आई है, उसे कोई अर्जेंट फाइल चाहिए। लड़की का नाम सुन नारायण जी कदम के तरफ देखने लगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अमन ही ऑफिस से आया जाया करता है, या कभी अर्जेंट कोई काम हो तो ड्राइवर या कोई ऑफिस का लड़का ही आ जाया करता। आज पहली बार था कि कोई लड़की उनके घर आई है। नारायण जी ने कहा, उसे अंदर भेज दो कमरे में। कदम कमरे से बाहर आया लिविंग एरिया में, जहाँ पर नैना सोफे पे बैठी थी और कॉफ़ी के लिए मना कर रही थी। कदम ने नैना की तरफ आते कहा, साहिब ने आपको अंदर बुलाया है। नैना को अंदर जाने के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसे रेहान का गुस्सा पता है, क्योंकि गुस्से में उसके सर के ऊपर भूत सवार हो जाता है। नैना वहीं भूत बनी खड़ी थी कि तभी कदम ने वापस कहा, मैडम साहिब ने आपको अंदर बुलाया है, आप जाकर मिल लीजिए। नैना ने खुद को मन में कहा, जो होगा सो देखा जाएगा, नैना चल अंदर। नैना धीरे धीरे कमरे की तरफ चली गई। धीरे से दरवाज़ा खोल और दबे पाँव कमरे में रखी, पर जैसे उसने सामने का नज़ारा देखा वह घबरा के रह गई। आखिर ये आदमी कौन? एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। नारायण जी को आभास हो गया कि उनके कमरे में कोई आया। वह तुरंत एक हाथ से व्हील चेयर को पीछे करके मुड़े और दूसरे हाथ से एक फाइल भी था। नारायण जी जैसे पीछे घूमे, नैना को देख मुस्कुराते हुए बोले, लगता तुम नई ऑफिस में आई हो। नैना संकोच करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी चोर नज़रों से आसपास देख रही थी। कहीं रेहान सर तो नहीं है ना? नारायण जी ने वह फाइल अपने साइन चेक करते हुए नैना की तरफ फाइल बढ़ा दिया। नैना ने वह फाइल जल्दी से ली, पीछे मुड़ी कि नारायण जी बोल पड़े, बेटा क्या तुमने चाय कॉफ़ी लिया? नारायण जी के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुन नैना को अंदर से बहुत अच्छा लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी है कौन। जिस वजह से नैना ने अपनी बात रखते हुए बोली, ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। नारायण जी हंसते हुए बोले, हाँ मुझे पता है, मेरा बेटा सबको डरा धमका के रखता है। इतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कि तुम आई हो और बिना कॉफ़ी पिए ही जाओ। तुम रुको, मैं कदम को कहता हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल वाला कॉफ़ी लेकर आए। अब जाकर नैना को पता चला कि यह इंसान उसके बॉस के पिताजी हैं। सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था आप सर के पिताजी हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कौन सी गलती की है जो माफ़ी मांग रहे हो? चलो अब जल्दी कॉफ़ी पी लो, फिर ऑफिस चले जाना, पर बहुत अर्जेंट फाइल ऑफिस पहुंचाना।
कोई ज़रूरी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जो कि मेरा बेटा करता है। नारायण जी के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द सुन नैना को हंसी कंट्रोल नहीं हुआ और वह धीरे से हंस दी। नारायण जी ने कहा, चलो बेटा लिविंग एरिया में बैठते हैं। नैना ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे चलने लगी। पीछे से नारायण जी व्हील चेयर के बटन को प्रेस किया और बाहर चलने लगे कि अचानक से उनके फेस पर पसीना आने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ना चालू हो गया। नैना 2-4 कदम आगे गई होगी, पर नारायण जी नहीं आ रहे। जिस वजह से नैना ने पीछे मुड़कर देखी तो नारायण जी अपने व्हील चेयर पर हाथ रख खुद को कंट्रोल कर रहे थे। देख कर तो ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट अटैक या बीपी का कोई प्रॉब्लम है। नैना तुरंत भागते हुए नारायण जी के पास घुटने के बल बैठकर घबराते हुए कहने लगी, अंकल जी, क्या हुआ आपको? क्या आप ठीक हो? नारायण जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। वह हाथों से इशारा कर रहे थे, पर नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा वह क्या कह रहे हैं। तभी नैना कमरे से भागते भागते बाहर आई, चारों तरफ देख चिल्लाने लगी, कोई है, देखिए इन्हें क्या हो गया। नैना एक ही मिनट में कम से कम 2-3 बार एक ही शब्द रिपीट बोल चुकी होगी कि उतने में 1-2 सर्वेंट जमा हो गए। कदम तेजी से भागते हुए कमरे में आया और कहा, 1 मिनट में रेहान सर को कॉल करता हूँ। कदम लैंडलाइन से रेहान को कॉल लगाने लगा। रेहान का कॉल नहीं लग रहा था। पता नहीं आज वो सुबह से कहाँ बिजी है। नैना ने तेज़ आवाज़ में कही, हमें उनका वेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कदम अपने बॉस के गुस्से को अच्छे से जानता है और याद करते हुए कहा, मैडम बिना सर को बताए अगर हम साहिब को हॉस्पिटल लेकर गए तो सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। नैना कदम को गुस्से से देख चिल्लाती हुई बोली, अगर कुछ बोलेंगे तो वह मुझे बोलेंगे, अभी इन्हें हमें पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नैना की बातें सुन कदम ने उसके बात में हाँ भरी और नारायण जी को गाड़ी के पास लेकर आया। के सामने ड्राइवर खड़ा था। उसने जब नारायण जी की हालत देखा तो वह भी आगे भागते हुए आया और एक साइड से कदम तो दूसरे साइड से ड्राइवर सपोर्ट देकर गाड़ी में बिठाया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पास के सिटी हॉस्पिटल में पहुंच गया। डॉक्टर इन्हें स्ट्रेचर पर सुलाकर अंदर वार्ड में लेकर गए और उनका ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रेहान ऑफिस में पहुंचा। सभी लोग काम में बिजी दिख रहे थे कि अचानक से अमन रेहान को देख बोल पड़ा, सर आप आ गए? रेहान सवालिया नज़रों से अमन को देखने लगा और अपने दोनों हाथ जेब में डाले पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? अमन अब रेहान के गुस्से से बचने के लिए हकलाते हुए आवाज़ में कहा, सर वह नैना आपके घर। अमन बोल ही रहा था कि रेहान उसकी बात काटते हुए कहा, क्या मतलब मेरे घर? अमन अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए क्लियर कहा, सर जो आपने होटल का फाइल कल रात को घर लेकर गए थे उसी का अब मीटिंग होने वाला है। फाइल न होने की वजह से यह मीटिंग कैसे हो सकता? सभी लोग उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस वजह से नैना मैडम को आपके घर भेज दिया था वह फाइल लाने के लिए। तो अभी तक वह आई क्यों नहीं? कॉल लगाओ, बोलो जल्दी आने के लिए। यस सर, इतना बोल अमन अपने मोबाइल से नैना को कॉल लगाया। पास के टेबल पर से नैना का मोबाइल रिंग करने लगा। अमन ने उस रिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो वह लगातार 2-3 बार कॉल लगाया और वह मोबाइल वहीं डेस्क पर रिंग कर रहा था। तभी एक कलीग उठ खड़ा हुआ और कहा, सर शायद नैना का मोबाइल यहीं रह गया है। अब क्या ही था, रेहान को गुस्सा दिलाने के लिए इतना ही काफ़ी था। वह दोनों हाथ अपना टेबल पर रखते हुए कहा, अमन अमन तुमने ये काम किसको दिया है? वह 2 दिन की आई हुई लड़की को जिसे यहाँ का कुछ पता नहीं, तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? अमन अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए कहा, सॉरी सर। अमन के मुंह से सॉरी वर्ड सुन रेहान इरिटेट होते हुए कहा, सॉरी माय फुट, जल्दी से पता लगाओ कहाँ रह गई। मुझे तो लगता है कहीं बात करने में बिजी होगी।
अमन ने पहले उस ड्राइवर को कॉल लगाया, पर ड्राइवर भी हॉस्पिटल में होने की वजह से उसने मोबाइल पर ध्यान नहीं दिया। कुछ वक्त के बाद रेहान का मोबाइल रिंग करने लगा। रेहान अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल देखा तो कदम नाम शो हो रहा था। कदम का कॉल होने की वजह से रेहान ने तुरंत कॉल पिक कर लिया। हेलो ही कहा था कि दूसरी साइड से कदम डरे हुए आवाज़ में कहा, सर साहिब की तबीयत। रेहान चेयर से उठ खड़ा होते हुए तेज आवाज़ में कहा, क्या हुआ डैड को? साहिब की तबीयत खराब हो गया है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हुए हैं। रेहान तेजी से कैबिन से बाहर निकलते हुए कहा, साफ साफ बताओ डैड को हुआ क्या है, कौन से हॉस्पिटल में हो? कदम ने एक ही सांस में रेहान को सब कुछ बता दिया। वह कितनी बार रेहान को कॉल लगाया पर रेहान को कॉल नहीं लगा, जिस वजह से नारायण जी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गया हुआ है। कदम के दिए गए एड्रेस पर रेहान ड्राइवर को कहा, जल्दी चलो। कार में आकर बैठ गया। उनकी कार तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। लगभग इन सब में 1-2 घंटा चला गया होगा। रेहान की गाड़ी जब हॉस्पिटल के बाहर आकर रुका, वह कार में से जल्दी से बाहर निकला और हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए गया। रेहान हॉस्पिटल के कॉरिडोर पर जैसे पहुंचा कि सामने कदम खड़ा था। रेहान घबराते हुए पूछा, डैड कहाँ हैं और कैसे हैं? कदम अपने साथ रेहान को उस वार्ड के पास लेकर गया जहां नारायण जी एडमिट थे। रेहान जैसे वार्ड के अंदर जाने वाला था कि नर्स ने उसे रोकते हुए बोली, सर आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पेशेंट के साथ ऑलरेडी उनके फैमिली मेम्बर अंदर है, तो आपको अभी बाहर वेट करना होगा। व्हाट फैमिली मेम्बर? उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। वह मेरे डैड हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो अंदर। रेहान पीछे मुड़कर कदम के तरफ सवालिया नज़रों से देखा। रेहान की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी, जो देख कदम अंदर से डर गया। सर वह मैडम है अंदर। कदम के मुंह से इतना रुक रुक के शब्द सुनते ही रेहान आंखें दिखाते हुए गुस्से से तेज आवाज में बोला, कदम कौन मैडम? कोई नाम गाम है? वह ऑफिस वाली मैडम फाइल लेने के लिए आई थी, उन्होंने ही साहिब को हॉस्पिटल लेकर आई। रेहान अपनी आईब्रो सिकुड़ाते हुए याद किया। उसे वक्त नहीं लगा याद करने में। खुद के मन में कहा, तो तुम यहाँ हो। रेहान ने एक नज़र उठाकर हॉस्पिटल की तरफ देखा, जो बड़ा तो नहीं था पर जो उसके डैड का अभी तक ट्रीटमेंट चालू है वह काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में हो रहा था। रेहान ने नर्स से कहा, अंदर जो लड़की है उसे प्लीज़ बाहर भेज दीजिए। तो नर्स वार्ड के अंदर जाकर नैना से बोली, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। नैना ने इस बात पर गौर नहीं की बाहर कौन होगा, उसे तो सिर्फ कदम या ड्राइवर ही लग रहे थे। नैना वार्ड से बाहर आई और बाहर रेहान को देख एक पल के लिए ही उसका पैर डगमगाने लगा। उसके एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, वह वहीं स्थिर खड़ी हो गई। उसका चुपचाप खड़ा रहना रेहान का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रहा था। रेहान 2-3 कदम आगे बढ़ाया। नैना से ना कोई सवाल किया न जवाब मांगा, सिर्फ अपना गुस्सा निकालते बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डैड को इस हॉस्पिटल में लाने के लिए? जवाब दो। ये लाइन बोलते वक्त रेहान इतना चिल्ला कर कहा। नैना अपने दोनों हाथ कान पर रख ली। रेहान गुस्सा देख अब तो नैना के टिमटिमाते हुए आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। नैना को कुछ न बोलता देख रेहान आगे झल्लाते हुए बोला, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो तुम्हें इसी हॉस्पिटल से यहीं से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। एक हड्डी तुम्हारी सही सलामत नहीं रहेगी, समझी? इतना बोल रेहान बिना कुछ कहे सुने डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन में चला गया। रेहान एकदम गुस्से में डॉक्टर के कैबिन में गया। बहुत ही एरोगेंटली वाइज में कहा, मुझे मेरे डैड से अभी इसी वक्त मिलना है।
सामने जो डॉक्टर थी वह फीमेल थी, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगा। वह फीमेल डॉक्टर रेहान के तरफ देख बड़े नरम आवाज़ में बोली, जी बताइए किससे मिलना है आपको? पेशेंट का नाम नारायण मेहता, मैं उनका बेटा हूँ, डॉक्टर ने हाथ में फाइल उठाते हुए बोली। ओह, तो आप उनके बेटे हैं। मैं तो उस लड़की को सब डॉक्टर बोल ही रही थी कि उसकी बात काटते हुए रेहान अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, वह कुछ नहीं है, वह सिर्फ एक नौकर है। आप मुझे बताइए मेरे डैड के हेल्थ कंडीशन के बारे में। डॉक्टर ने अपने हाथ में नारायण जी का फाइल लेते हुए रेहान के तरफ देख बोली, देखिए आपके डैड अब बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। आपके डैड बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक का झटका लगा हुआ है। डॉक्टर के मुंह से इतना सुन रेहान बहुत परेशान होने लगा। अपनी घबराहट को शांत करते हुए कहा, क्या अब वह ठीक है? जी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा हुआ कि वह लड़की व आदमी उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आए, नहीं तो उन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए तो पेशेंट को लेट होता है हॉस्पिटल पहुंचने में, तभी तो हम जैसे डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। और आपके फादर का हेल्थ कंडीशन देखकर तो पता लगता है कि उन्हें पहले ही 1-2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। जी डॉक्टर, रेहान इतना बोल अपनी आंखें बंद कर लिया। रेहान धीरे से कहा, क्या अभी मैं अपने डैड से मिल सकता हूँ? फीमेल डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रेहान जैसे अपने डैड के रूम में गया तो उसके डैड दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे और रेहान की नज़र जैसे अपने डैड पर गया वह वहीं रुक गया, उसे आगे चला ही नहीं जा रहा था। रेहान बहुत हिम्मत जुटाकर अपने डैड के पास गया। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू भी आ गए थे और वह स्टूल पर बैठकर अपने डैड के हाथ पकड़ रुआंसी आवाज़ में बोला, डैड आपको अचानक से क्या हो गया था? नारायण जी ने अपने बेटे को परेशान होते हुए देख कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अचानक से मुझे घबराहट होने लगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान अपना सिर अपने डैड के हाथ पर रखते छोटे बच्चे की तरह कहा, डैड आप मुझे हर बार क्यों डरा देते हो? आपको पता है ना मैं आप के बिना नहीं जी सकता। रेहान को यूं छोटे बच्चे की तरह रोता देख नारायण जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारे डैड का हालत तो देख ही रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे जीते जी तुम शादी कर लो। रेहान गुस्सा करते हुए कहा, बस डैड मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा अगर मुझे अगली बार हार्ट अटैक आया तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। डैड 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 प्लीज़ ऐसा मत कहिए। उस हॉस्पिटल के रूम में इस वक्त बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, पर उन्हें चुप कराने वाला उनका अपना कोई नहीं था। तभी नर्स वार्ड के रूम में अंदर आई और रेहान को कहा, अब पेशेंट को आराम करने दीजिए, आप इन्हें कल तक घर ले जा सकते हैं। रेहान जैसे जाने को मुड़ा कि नारायण जी बोले, बेटा तुम्हारे ऑफिस से नैना नाम की लड़की आई थी, बेचारी वह बहुत अच्छी है, उसके वजह से तो मैं आज जिंदा हूँ। रेहान को अब गिल्टी फील हो रहा था, वह अपने डैड को क्या जवाब दे, फिर भी अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, डैड वह बाहर है, बेटा उससे कहना कि जाने से पहले मुझसे एक बार मिलकर जाए, बहुत प्यारी बच्ची है। ओके डैड। रेहान वार्ड रूम से बाहर आया। बाहर एक चेयर पर कदम दोनों हाथ फोल्ड किए नजरें नीचे झुकाए बैठा था। रेहान इधर उधर नज़र घुमाकर देखा पर नैना उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कदम के तरफ बढ़ गया और कदम से कहा, वह कहाँ है? कौन सर? रेहान ने कहा, वही जो डैड को लेकर आई थी। कहाँ है अब? कदम उदास होते हुए कहा, सर वह तो कब की चली गई। चली गई मतलब कहाँ चली गई?
कदम अपने सर की गलती बताते हुए कहा, जब आपने उसे चिल्लाया तभी वह यहाँ से चली गई। रेहान थोड़ा साइड में जाकर अपना मोबाइल निकाल अमन को कॉल लगाया। 1-2 रिंग जाते ही अमन ने कॉल रिसीव किया। जी सर, बोलिए। रेहान एक हाथ कमर पे रखा तो दूसरा हाथ मोबाइल पर लगाया हुआ बोला, क्या नैना ऑफिस पहुंच गई? नहीं सर, वह ऑफिस तो अभी तक नहीं आई हैं। रेहान कुछ सोचते हुए फिर से कहा, अगर वह ऑफिस आई तो उसे चिल्लाना नहीं, और हाँ, मीटिंग पोस्टपोन कर दो क्योंकि डैड ऑफिस में है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। ओके सर, आप जैसे कहिए। उसके ऊपर चिल्लाना नहीं। ये लाइन जैसे रेहान के कान में गया, वह तुरंत पीछे मुड़ा तो सामने उसका जिगरी दोस्त अभय खड़ा था। रेहान ने कहा, कुछ नहीं, तू यहाँ कैसे आया? तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? इतना बोलते वक्त दोनों एक दूसरे के गले लगे। अभय ने कहा, तेरे घर गया था तो सर्वेंट ने बताया मुझे घर में क्या हुआ था, तो सर्वेंट ने ही ड्राइवर को कॉल लगाया। उसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। अब अंकल कैसे हैं? क्या तू अंकल से मिला? हाँ डैड तो अभी अच्छे हैं, चल बाहर बैठकर बातें करते। इतना बोल दोनों बाहर की ओर चले गए। बजाज मेंशन। देखते देखते दिन शाम में ढल गया। मन्नत ड्रेसिंग टेबल पर बैठे मिरर में खुद को देख रही थी। कभी कभी अपने हाथ को अप डाउन भी कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा डॉक्टर ने कहा था करने के लिए। मन्नत का बहुत बार दिल कर रहा था नैना को कॉल लगाए, पूछे, पर नैना खुद कहाँ थी कि वह खुद कॉल करके उसे बताए, जिस वजह से वह नैना को कॉल नहीं कर पा रही थी। मन्नत को बार बार वह फायरिंग वाला सीन आंखों के सामने आ रहे थे। वह पता लगाना चाहती थी कि आखिर कौन था। मन्नत के लिए ये पहेली बनते जा रहा था, जिसे सुलझाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आया। मन्नत दरवाजे की ओर देखी तो काव्या और रौनक थे। काव्या ने मन्नत को देख छेड़ते हुए बोली, भाभी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मन्नत अपने दोनों हाथ कमर पे रख नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, तुम मेरा मजाक बना रही हो? ठीक है, बना लो। काव्या हंसते हुए अंदर आई और उसने पीछे रौनक भी आया। काव्या मन्नत के गले में हाथ डाल झूमते हुए बोली, भाभी अब तो आप ठीक हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम तीनों कहीं बाहर घूमने चले या मूवी देखने। बोलो क्या कहती हो? एक पल के लिए मन्नत भी खुश हो गई, पर उसे युग की वार्निंग याद करते ही उसकी खुशी तुरंत चली गई। मन्नत मायूस होते हुए बोली, मुझे तुम्हारे भाई से पूछना पड़ेगा। ओके, तो आप पूछ लीजिए, फिर नीचे आ जाना। दूसरी तरफ यू कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग 50 के आसपास लोग बैठे हुए थे, और यह सभी लोग आउट ऑफ कंट्री मलेशिया के थे। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। मलेशिया के सबसे टॉप कंपनी में बैंक के साथ आज ही युग बिजनेस डील कर रहा था, जिसके सीईओ हेनरी बिदादारी हैं, जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद थे। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस वजह से युग को लगभग 3 घंटे मीटिंग डील करने में लग गया। मलेशिया के लोग इतने लोगों की तादाद में आए हुए थे क्योंकि यह डील बिलियन में हो रहा था। मलेशिया में बजाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफ़ी बड़ा है। वहाँ के मैनेजर एलिम अहमद जो संभालते हैं। युग मंथ टू मंथ में कभी कभार विजिट कर लिया करता है। इसी वक्त युग का मोबाइल रिंग करने लगा। युग ने एक नज़र मोबाइल के तरफ देखा तो उसके मोबाइल स्क्रीन में वाइफ नाम शो हो रहा था। वैसे तो मन्नत युग को कॉल नहीं करती। हाँ, ये भी सही है, उसने 1-2 बार कॉल किया है, पर तब बात अलग थी। मन्नत सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए ही कॉल की थी, पर आज बात कुछ और है। युग अपना दोनों फिंगर अपनी चीन पर फेरने लगा और हल्का ही सही मन्नत कॉल देख उसके होठों पर स्माइल आ गया। हॉल में एक साथ सभी लोगों की तालियां की गूंज गूंजने लगा। सभी लोग
एक साथ खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना चालू हो गए। हेनरी बिदादारी ने युग का कॉल देख लिया था, जिस वजह से उनके भी होठों पर स्माइल आ गया। युग को हैंडशेक देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, बदले में युग भी उन्हें विश किया। युग का मोबाइल दूसरी बार रिंग करने लगा। इस बार युग ने कॉल रिसीव कर लिया और साइड में चला गया। युग ने कॉल रिसीव किया और मन्नत से बोलने से पहले ही खुद ही बोला, बोलो लक्की चार्म्स। 1 मिनट के लिए मन्नत खामोश हो गई। अपने मन में सोचने लगी, ये क्या बोल रहा है, कहीं ताने तो नहीं दे रहा मुझे। युग ने वापस कहा, बोलो किस लिए कॉल किया है। युग के ये शब्द बहुत ही सॉफ्ट थे, जो मन्नत के कान में जाते ही दिल को छू रहे थे। मन्नत बात बनाते हुए बोली, वह हमें बाहर जाना है। हमें मतलब? युग अपने कैबिन में चेयर पर बैठा और एक हाथ से पेपर वेट को गोल गोल घुमाते हुए पूछा। मन्नत बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोली, हमें मतलब मैं, काव्या और रौनक, हम तीनों मूवी देखने जाने वाले हैं। जाने वाले हैं मतलब? मैंने कहाँ तुम्हें परमिशन दिया जो तुम जाओगी। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, आह, इसलिए तो कॉल की हूँ तुम्हें, क्या मैं जाऊँ? रौनक का नाम सुनते ही युग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप आराम करो। कितना आराम करूँ, दिन भर तो कर ही रही हूँ। मन्नत की जिद सुन युग को गुस्सा आने लगा। गुस्सा करते हुए कहा, एक बार कह दिया तो बात समझ में नहीं आता तुम्हें? अगर नहीं आती तो मुझे अच्छे से समझाने आता है। बेड पर कांटे नहीं लगे हैं, आराम करो, समझी तुम? मन्नत कुछ कहती उससे पहले ही युग ने कॉल कट कर दिया। मन्नत अपने सिर पर चपात मारते हुए खुद से बोली, मैं भी किससे पूछ रही हूँ भला, ये कब मुझे जाने देगा। दूसरी तरफ नैना ऑफिस जाने के बजाय एक पार्क में चली गई। वहाँ पार्क में लगे बेंच पर बैठ जी भर के रो रही थी। ना कोई उसे चुप कराने वाला था और ना ही कोई उसे समझाने वाला था। जब तक उसका दिल किया तब तक रोती रही। जब उसने देखा कि अब शाम हो गया है, पार्क में बहुत लोग आ रहे हैं, तब जाके उसने अपने आंसू पोंछ लिए। नैना बहुत गरीब भी देखी है, जिससे उसे झेलने की आदत है, पर बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो दिल को ठेस लग ही जाता है। फुसफुसाहट लेते हुए रोते खुद से बोली, कोई क्या लगाएगा मेरी बर्दाश्त करने का अंदाज। मैंने मर जाने जैसा वक्त जी के गुजारा है। अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ आसपास में देखी। उस पार्क में बहुत लोग आ रहे थे। कुछ तो फैमिली के साथ आए थे तो कुछ छोटे बच्चे को लेकर। नैना को इस तरह सबको देख उसे और भी रोना आ रहा था। सिसकियाँ लेते हुए खुद से बोली, मुझे अब नहीं रोना चाहिए। हम जैसे लोगों की यही ज़िंदगी है, घुट घुट के ज़िंदगी जियो और तड़प तड़प के यूं ही मर जाओ। नैना बेंच पर से उठ खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए उस पार्क से बाहर निकली, क्योंकि उसे मन्नत का दिया हुआ काम भी तो करना था। इधर मेंशन में युग ने मन्नत को परमिशन नहीं दिया, जिस वजह से मन्नत उदास होकर काव्या और रौनक को बताई। काव्या को भी अपने भाई के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि भाई इतने पाबंदी क्यों लगाते रहते हैं। काव्या ने कहा, भाभी आप उदास मत हो, हम ना माँ को बताएंगे, माँ कहेगी तब भाई जाने देंगे। जिसे सुन मन्नत भी खुश हो गई। काव्या मन्नत दोनों मीरा जी के कमरे में गई। काव्या अपनी माँ को मस्का लगाते हुए बोली, मॉम देखो ना, भाई भाभी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मीरा जी जब तक उनकी बातें समझती कि काव्या मुंह लटकाते हुए उदासी लाते बोली, प्लीज़ बोलो ना भाई को कि हमें बाहर जाने दे। अब जाकर मीरा जी को समझा कि इन दोनों को कहीं बाहर जाना है, इसलिए दोनों नौटंकी कर रही हैं। मीरा जी ने पहले तो दोनों को घूरकर नीचे से ऊपर तक देखी, फिर बोली, युग को छोड़ो, मैं तुम दोनों को बाहर नहीं जाने दूंगी। काव्या नाराज होते हुए बोली, पर क्यों मॉम, आप भी भाई की साइड लेती हैं जब देखो तब। मीरा जी मन्नत के तरफ देख आगे बोली, और मन्नत बेटा तुम्हारे हाथ का आज ही बेल्ट निकाला है
और तुम इस हालत में बाहर जाओगी? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी बस। उन दोनों की बिना बातें सुने मीरा जी साइड होकर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद काव्या और मन्नत एक दूसरे को देख हनुमान जी की तरह मुंह बना ली। काव्या मन्नत के कंधे पर हाथ रख धीरे से बोली, भाभी, भाई बहुत बुरे इंसान हैं। तुम्हारे ही भाई हैं, देखो कैसे हैं। काव्या अपना सिर मन्नत के कंधे से उठा हंसते हुए बोली, और अब वह तुम्हारे पति हैं? हाँ, क्यों नहीं, वाइल्ड डेविल पति। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर निकली। उन दोनों को बाहर आता देख रौनक पूछा, क्या हुआ, आंटी ने क्या कहा? दोनों ने नाम में सिर हिलाया। रौनक भी उन दोनों के दुख में शामिल होते कहा, गर्ल लुक एट मी, हम सब बाहर नहीं जा सकते, पर घर में तो हम लोग एंजॉय कर ही सकते हैं। क्या कहती हो तुम दोनों? काव्या और मन्नत नासमझी से रौनक को देखने लगी। रौनक उन दोनों को समझाते हुए कहा, यार इतना बड़ा मेंशन है, इस मेंशन में थिएटर भी है जहाँ 30 लोग आराम से बैठ सकते हैं। काव्या मुंह बनाते हुए बोली, हाँ पता है, पर जो मज़ा बाहर आता है वही यहाँ पर कैसे आएगा? मैंने तो सोचा था हम तीनों मस्त बाहर घूमेंगे, खाएंगे। रौनक दोनों के कंधे पर हाथ रख मजाकिया अंदाज में कहा, डोंट वरी गर्ल्स, इस मूवी का हीरो समझो मैं हूँ, जॉन अब्राहम। उसको इस तरह की बातें सुन दोनों हंसने लगी। रौनक उन दोनों का हाथ पकड़ थिएटर के अंदर लेकर चला गया, जो कि काफ़ी टाइम से वैसे ही बंद है, कोई आता जाता ही नहीं। रौनक ने येलो डिम लाइट ऑन किया और साथ में ही कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न सभी सुविधा कर लिया। काव्या और मन्नत के तरफ देख कहा, चलो अब तीनों चल के 3 घंटे की मूवी एंजॉय करते हैं। तीनों थिएटर के अंदर पहुंच गए और दरवाज़ा बंद किया। अंदर म्यूज़िक की वजह से तीनों को बहुत मज़ा आने लगा, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न का मज़ा लेने लगे। तीनों ने डिसाइड किया कि कौन सी मूवी देखेंगे। काफ़ी सारा मूवी डिसाइड करते करते उन्हें समझ में आया कि हम 3 इडियट हैं तो 3 इडियट्स मूवी देखेंगे। मूवी डिसाइड करने के बाद तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रात 8:40 में मीरा जी बहुत बार थिएटर के बाहर जाकर उन तीनों को बुला रही थी खाना खाने के लिए, पर तीनों मूवी इतने बिजी थे कि उन्हें किसी से कुछ लेना देना ना हो। मूवी थिएटर रूम में पूरे लाउड स्पीकर के साथ देख रहे थे, उन्हें बाहर की आवाज़ तक नहीं आ रहा था। युग जो आज घर आने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि डील की वजह से वह काफ़ी बिजी था। युग मेंशन में आते ही सीधे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही युग मोबाइल वॉच टेबल पर रखते हुए एक नज़र कमरे में चारों तरफ घुमाकर देखा, पर उसे मन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। युग ज़्यादा ध्यान न दे वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट में रेडी होकर बाहर आया। टेबल से मोबाइल उठाकर बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर मीरा जी और दादी को खाना सर्व कर रही थी, क्योंकि बाकी लोग तो अभी तक खाने के लिए आए नहीं थे और दादी को मेडिसिन्स की वजह से मीरा जी उन्हें टाइम पर खाना खिलाकर उन्हें सोने के लिए कह देती हैं। युग भी यही चाहता है कि दादी की एज की वजह से कोई खाना खाए ने के टाइम पे रहे ना रहे, उनकी सेहत के लिए दादी को टाइम पर खाना मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है। युग को देख मोनिका भी नीचे आई। मोनिका ने सोचा कोई नहीं है तो युग के साथ बैठकर थोड़ा हालचाल पूछे। युग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, पर उसे पूरे मेंशन में पूरी तरह शांति फैला हुआ था। युग की नज़र तुरंत सीढ़ियों पर गया। राहुल फ़ोन पर बातें करते हुए आ रहा था। कहने को तो युग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था, पर उसकी नज़र उन तीनों को ढूंढ रही थी जो तीनों इस वक्त मौजूद नहीं थे। युग अपने मन में सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं इन तीनों ने मॉम से परमिशन लेकर बाहर गए हो। अगर ऐसा हुआ, आई स्वेयर मन्नत युग बजाज, तुम्हें आज मैं जन्नत का शेर करवाऊंगा। युग जैसे अपनी माँ को पूछने के लिए होंठ हिलाया ही था कि मीरा जी बोल पड़ी, बेटा जाओ उन तीनों को तुम ही बुला कर लाओ, मैं तो थक गई हूँ बुला बुला कर।
उन्हें तुम्हारी ही बातें समझ में आएगी। युग सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देखने लगा। कहाँ से बुला कर लाए, कहाँ है वह तीनों इस वक्त? मीरा जी बोली, तीनों मूवी देखने बैठे हैं थिएटर में। मीरा जी दादी का हाथ पकड़ उन्हें कमरे तक ले जाने लगी कि दादी जाते जाते सुनाते गई, वह विदेशी लड़का है, हमारे घर की बहू बेटियों को बिगाड़ रहा है। राम राम। दादी की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दादी के मूड के ऊपर है। दिल किया तो अच्छे से बोलेंगी, अगर नहीं किया तो तुरंत भला बुरा बोल के हट जाएंगी। युग डाइनिंग टेबल से उठकर थिएटर की तरफ चला गया। 2 बार नॉक किया पर किसी ने खोला नहीं। फिर 2-3 बार लगातार नॉक किया जो अंदर से बंद किया हुआ था। युग तुरंत कमरे में गया और डुप्लीकेट चाबी लेकर आया और आते ही थिएटर का दरवाज़ा खोल दिया, जो अंदर तीनों की पार्टी चल रही थी। तीनों इतने मज़े में थे मूवी देखने में कि उन्हें यह तक नहीं पता कि दरवाज़ा खुल गया है। जब युग पूरा दरवाज़ा खोला, बाहर की रोशनी कमरे में आई तो तीनों पीछे मुड़कर देखे। रौनक को छोड़कर काव्या और मन्नत कमरे से बाहर निकलने लगी। आगे मन्नत चल रही थी, उसके पीछे काव्या। उन दोनों को बाहर जाता देख उनके पीछे रौनक भी चल दिया। युग कुछ कहा नहीं और वह तीनों आकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गए खाना खाने। लगभग आधे घंटे में सभी का खाना खाने का हो गया। जैसे खाना सभी का हो गया कि ये तीनों वापस गप्पे मारने में बिजी हो गए। रौनक हंसते हुए पूछा, यार वो वर्ड क्या था जो मूवी में बोल रहा था? मन्नत ने तुरंत कहा, क्योंकि वह समझ गई रौनक किस बारे में कह रहा है। चमत्कार। काव्या ने हंसते हुए कहा, नहीं, चमत्कार का बलात्कार। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। वहीं युग को उन तीनों की हंसी सुन अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उन तीनों को इस तरह से लाउड स्पीकर में हंसना युग को इरिटेट होने लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।